हाय एवरीवन, एम स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल में मैं हरीश बिष्ट आप सभी का वेलकम करता हूं। क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय एक वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को पहले देख लें, ठीक है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। ठीक, पहली वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के परिचय को देखा था और हमने ये देखा था कि यार त्रिकोणमिति हम सीखें क्यों, इसका यूज़ कहाँ पर होगा, हमने इसकी भूमिका पर डिटेल्ड में चर्चा की थी। ठीक है, आज इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये सेकंड वीडियो रहेगा। अब हम ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा डिटेल में लेते हैं। हाँ, त्रिकोणमिति मैथमेटिक की एक ब्रांच है जिसमें कुछ ऐसी तकनीक हैं जिनका हम यूज़ करके किसी मीनार की ऊंचाई या फिर किसी नदी की चौड़ाई, दूरी, ये सब ज्ञात कर सकते हैं। कंडीशन ये होनी चाहिए कि वहाँ पर समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। ठीक है, आज हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो इंग्लिश वर्ड है त्रिकोणमिति का, ये तीन चीज़ों से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज़ ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब भुजा, मैट्रॉन का मतलब माप, यानी कि तीन भुजाओं की माप। अतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब ये एक त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज है ज़रा देखते हैं। हमने देखा था त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुजों का वर्गीकरण, त्रिभुजों का वर्गीकरण। फर्स्ट, भुजाओं के आधार पर। नंबर 2, कोणों के आधार पर। ठीक है, भुजाओं के आधार पर भी तीन है। सबसे पहले विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। सेकंड है समबाहु, थर्ड है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, कोणों के आधार पर भी फर्स्ट है न्यून कोण, सेकंड है समकोण और थर्ड है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, न्यून कोण ऐसा त्रिभुज जिसके जो तीनों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से कम के होते हैं। समकोण में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण में एक एंगल 90 से बड़ा होता है। ये वाला जो एंगल है वो 90 से बड़ा है। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। समबाहु में तीनों भुजाएं समान होती हैं। समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होती हैं। इतना हम त्रिभुज वाले चैप्टर में सीखे। ठीक है, यहाँ पर हम एक त्रिभुज यानी कि वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब देखो, समकोण त्रिभुज की अगर मैं बात करूँ ना, थोड़ा सा ब्लैक पेन से यूज करता हूँ इसको मैं। देखो, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ये अपना 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ए
बी सी। ठीक, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये जो तीन अंदर के कोण हैं इनका योग 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। तो फिर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इस 90 डिग्री को इधर भेजो, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इतना समझ में आया ना। अब देखो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। एंगल ए प्लस एंगल सी का जो सम है वो 90 डिग्री है। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। एंगल ए और एंगल सी 0 डिग्री तो नहीं है ना, कुछ ना कुछ इनका वैल्यू होगा। 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, हो सकता है इसका भी 45 डिग्री हो, कुछ तो होगा ना। और दोनों का सम 90 डिग्री है। देखो मान लो एंगल ए, सपोज दैट ये 10 डिग्री है, तो एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री होगा इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये 0 तो नहीं है, 0 से तो बड़ा है ना। एंगल ए ग्रेटर देन 0 डिग्री है। ठीक है, तो फिर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, एंगल सी जो होगा 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। अगर 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है और सब्ट्रैक्ट होकर के जो आएगा वो एंगल सी की वैल्यू है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो एंगल सी है वो लेस देन 90 डिग्री होगा ना। समझ में आया? 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, भले ही वो 10 डिग्री हो रहा है। मान लो ये 10 डिग्री हो रहा है तो 80 डिग्री, 80 90 से कम है ना। सी की वैल्यू 90 में से कुछ माइनस करके आ रही है, तो इसका मतलब जो एंगल सी है वो 90 से कम होगा। सिमिलरली एंगल ए जो होगा वो 90 डिग्री माइनस एंगल सी, तो यहाँ से एंगल ए भी लेस देन 90 डिग्री होगा ना। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये दोनों के दोनों न्यून कोण होंगे ना। एंगल ए एंड एंगल सी दोनों क्या है, ये न्यून कोण। न्यून कोण होते क्या हैं, जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, और एंगल सी और एंगल ए की वैल्यू तो 90 डिग्री से कम है, तो फिर ये दोनों के दोनों न्यून कोण हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्या सीखा, हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे और समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति में। ठीक है, इस अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे। मैंने आपको बताया था ये अगर समकोण है ये 90 डिग्री, बाकी एंगल ए एंड एंगल सी दोनों के दोनों न्यून कोण होंगे। हम इस अध्याय में समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, ये भुजाएं हैं ए बी, बी सी, ए सी तीनों भुजाएं हैं, इन भुजाओं का अनुपात इनके न्यून कोणों के सापेक्ष, न्यून कोण कौन से हैं, एंगल ए और एंगल सी के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इन न्यून कोणों के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात जो निकल कर के आएंगे ना, इनको हम कोणों के जिस कोण के सापेक्ष देखेंगे, हम मान लो हम एंगल ए के सापेक्ष देख रहे हैं या फिर एंगल सी के सापेक्ष देख रहे हैं, तो उस एंगल के सापेक्ष हम उस कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। ठीक है, अगर मैं एंगल ए के सापेक्ष देख रहा हूँ तो मैं एंगल ए के त्रिकोणमितीय अनुपात कहूँगा। अगर मैं एंगल सी के सापेक्ष देख रहा हूँ, एंगल सी के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का अध्ययन कर रहा हूँ, तो मैं एंगल सी के त्रिकोणमितीय अनुपात कहूँगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना। ये जो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, यही वो तकनीकें हैं जिनका यूज़ हम त्रिकोणमिति में करते हैं। हम इन तकनीकों का यूज़ करके हम किसी मीनार की ऊंचाई
या फिर किसी नदी की चौड़ाई, दूरी बिना मेज़र करे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये त्रिकोणमिति के फंडामेंटल्स हैं। ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है ना, ये त्रिकोणमिति ब्रांच के फंडामेंटल्स हैं। कहने का मतलब ये है, अगर मैंने मान लो अंग्रेजी सीखनी है तो उसके लिए ABCDEFG ये फंडामेंटल हैं। अगर मुझे त्रिकोणमिति सीखनी है तो ये फंडामेंटल्स हैं त्रिकोणमिति के। ठीक है, ये जब त्रिकोणमिति बनाई गई थी ये अनुपात परिभाषित कर दिए गए थे। एक चीज़ और, यहाँ हम अपनी चर्चा केवल न्यून कोणों तक ही सीमित रखेंगे। ये न्यून कोण हैं, हम इन्हीं तक सीमित रखेंगे, लेकिन इन अनुपातों का विस्तार दूसरे कोणों के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल समकोण के लिए लागू है, ये किसी जनरल ट्रायंगल के लिए भी लागू है, लेकिन यहाँ केवल हम समकोण की बात करेंगे और इन दो न्यून कोणों की बात करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC और ये 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल A, एंगल C। ठीक, एंगल A और एंगल C दोनों न्यून कोण हैं। ठीक है, ये दोनों न्यून कोण हैं। जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इस एंगल के सम्मुख जो भी भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं हमेशा। ठीक है, 90 डिग्री एंगल के सम्मुख जो भी भुजा हैं उसे हम कर्ण कहते हैं। अब अगर मैं एंगल A की बात करूँ ना, सबसे पहले मैं एंगल A की बात कर रहा हूँ। ये वाली जो भुजा हैं वो एंगल A के सम्मुख भुजा हैं। कोण A की सम्मुख भुजा, ये कोण A की सम्मुख भुजा हैं और इसे लंब कहते हैं। कोण A के लिए एंगल A के सापेक्ष, हम एंगल A के सापेक्ष बात कर रहे हैं। एंगल A के लिए इस भुजा को हम लंब कहते हैं। ये वाली जो भुजा हैं ये एंगल A की संलग्न भुजा हैं। कोण A की संलग्न भुजा, इसे हम एंगल A के सापेक्ष आधार कहेंगे। के लिए आधार कहलाएगा ये। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा। ये एंगल A की संलग्न भुजा है और इसी संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। ये एंगल A की सम्मुख भुजा है, इस भुजा को एंगल A के लिए लंब कहते हैं। ठीक है, और ये कर्ण। ठीक, अब अगर मैं एंगल C की बात करूं, ये तो कर्ण है ABC। एंगल C की बात करूं, ये एंगल C की संलग्न भुजा है। कोण C की संलग्न भुजा, या फिर एंगल C के लिए इसे हम आधार कहते हैं। एंगल C के लिए आधार। ठीक है, ये एंगल C की संलग्न भुजा है और इसी को एंगल C के लिए आधार कहते हैं, या फिर एंगल C के सापेक्ष ये आधार कहलाता है। ठीक है, ये वाली जो भुजा है इसको एंगल C की सम्मुख भुजा कहेंगे। कोण C की सम्मुख भुजा या फिर लंब, किसके लिए? एंगल C के लिए, एंगल C के लिए। ठीक है, ये जो AB है ये एंगल C के लिए लंब का काम कर रही है, या फिर ये एंगल C की सम्मुख भुजा है। ठीक है, कर्ण अपनी जगह पर है। ठीक, चेंज क्या हो रहा है, अभी ये आधार है, थोड़ी देर पहले लंब था। अभी ये लंब है, थोड़ी देर पहले आधार है। आधार और लंब की स्थिति चेंज हो सकती है, लेकिन कर्ण की स्थिति चेंज नहीं होगी। ये जो लंब और आधार है ये एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ठीक है, C के लिए लंब होगा C के सम्मुख भुजा, A के लिए लंब होगा A के सम्मुख भुजा, ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब देखो, मैं इसको मिटा दूं। एंगल A और एंगल C न्यून कोण हैं और ये चीज़ें हमने यहाँ से सीख ली। ठीक है, अब इसको माइंड पे रखना क्योंकि अभी इसका यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात।
एंगल ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार से परिभाषित किए जाते हैं। ठीक है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी एंड सी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये फिर कर्ण होगा। ठीक है, एंगल ए की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बिकॉज हम न्यून कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पता कर रहे हैं ना। देखो एंगल ए के लिए, ये एंगल ए की संलग्न भुजा है, एंगल ए की संलग्न भुजा, और संलग्न भुजा को आधार बोला जाता है ना। ठीक है, और ये जो है एंगल ए की सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा को लंब बोला जाता है, और ये लंब एंगल ए के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, अनुपात कहने का मतलब है, अगर ए रेशियो बी मतलब ए ओवर बी, भुजाओं का अनुपात कहने का मतलब है अगर मुझे ए सी रेशियो ए बी चाहिए तो ये ए सी ओवर ए बी होगा। ठीक है, अनुपात का मतलब यही तो होता है। ठीक है, ये हम पहले सीख चुके हैं ना प्रीवियस क्लासेस में। हमें एंगल ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार से परिभाषित किए जाते हैं। ये परिभाषित, जब ये त्रिकोणमिति बनाई गई थी ना, जब ये ब्रांच बनाई गई थी तो ये पहले से परिभाषित हैं। ठीक है, तो इनने पहले से फिक्स कर दिया कि यार एंगल ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ये होंगे। ठीक है, सबसे पहले एंगल ए का साइन, ये साइन कुछ नहीं है, बस एक नाम है, इससे डरना मत बस। एंगल ए का साइन क्या होगा, एंगल ए की सम्मुख भुजा, एंगल ए की सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण। ठीक है, एंगल ए की सम्मुख भुजा है सी बी, बी सी ओवर कर्ण क्या है ए सी, या फिर बी सी लंब है ओवर ए सी क्या है कर्ण है। तो जो एंगल ए का साइन होगा वो लंब अपॉन कर्ण होगा। ठीक है, ये पहले से परिभाषित है। परिभाषित कहने का मतलब ये है, ये पहले से डिसाइड करा है कि एंगल ए का जो साइन होगा वो लंब बट्टे कर्ण होगा। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत है। ठीक, अब एंगल ए का कोसाइन, एंगल ए की संलग्न भुजा की संलग्न भुजा अपॉन कर्ण। एंगल ए की संलग्न भुजा है ए बी और कर्ण ए सी। ए बी क्या है आधार, बिकॉज संलग्न भुजा को इस एंगल के लिए आधार बोलेंगे, और ए सी क्या है कर्ण, ये आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, इस लंब बट्टे कर्ण का शॉर्ट नोटेशन एल ओवर के, और इसका शॉर्ट नोटेशन ए ओवर के। अब एंगल ए का टेंजेंट इक्वल टू एंगल ए की सम्मुख भुजा एंगल ए की संलग्न भुजा इक्वल टू एंगल ए की सम्मुख भुजा बी सी ओवर ए बी। बी सी क्या है, इस एंगल के लिए लंब है, ओवर ए बी क्या है, इसके लिए आधार है। शॉर्ट नोटेशन एल ओवर ए। ठीक है, यहाँ से हमने क्या क्या सीखा, एंगल ए का साइन, एंगल ए का साइन इक्वल्स टू लंब बट्टे कर्ण, एंगल ए का कोसाइन इक्वल्स टू आधार बट्टे कर्ण, और एंगल ए का टेंजेंट
इक्वल्स टू लंब बटे आधार। ठीक है, संक्षेप में हमने ये चीज़ें सीखी। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। अब हम नेक्स्ट की तरफ को बढ़ते हैं। अब हम और त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करते हैं। हाँ, एंगल ए का कोसेकेंट 1 ओवर एंगल ए का साइन। ठीक है, इक्वल्स टू 1 ओवर एंगल ए का साइन क्या था, एंगल ए की सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण, या फिर इक्वल्स टू कर्ण ओवर एंगल ए की सम्मुख भुजा। एंगल ए की सम्मुख भुजा है BC, और मैं कर्ण नहीं लिखता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ AC। ठीक है, अब AC तो कर्ण है, ओवर BC क्या है, अपना लंब है, या फिर K ओवर L। ठीक है, इतना समझ में आया ना। एंगल ए का कोसेकेंट क्या होगा, 1 ओवर एंगल ए का साइन। अब एंगल ए का साइन क्या था, एंगल ए की सम्मुख भुजा ओवर कर्ण। अब ये फिर इधर जाएगा, कर्ण ओवर लंब हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए का सेकेंड इक्वल्स टू 1 ओवर एंगल ए का कॉस, एंगल ए का कोसाइन। एंगल ए का सेकेंड क्या होगा, 1 ओवर एंगल ए का कोसाइन। अब एंगल ए का कोसाइन क्या होता है, 1 ओवर एंगल ए का कोसाइन एंगल ए की संलग्न भुजा ओवर कर्ण। ठीक है, इक्वल्स टू कर्ण ओवर एंगल ए की संलग्न भुजा है AB, या फिर मैं AC ओवर AB कहूँ, या फिर कर्ण ओवर AB क्या है, आधार K ओवर A। ठीक है, समझ में आया। थर्ड, एंगल A का कोटेंजेंट इक्वल्स टू 1 ओवर एंगल A का टेंजेंट इक्वल्स टू, एंगल A का कोटेंजेंट होगा 1 ओवर एंगल A का टेंजेंट इक्वल टू 1 ओवर एंगल A का टेंजेंट क्या था, एंगल A की सम्मुख भुजा। एंगल A का जो कोटेंजेंट होगा 1 ओवर एंगल A का टेंजेंट इक्वल्स टू 1 ओवर एंगल A की सम्मुख भुजा, क्योंकि एंगल A का टेंजेंट हमने पढ़ा था एंगल A की सम्मुख भुजा डिवाइडेड बाय एंगल A की संलग्न भुजा, इक्वल्स टू 1 ओवर एंगल A की सम्मुख भुजा BC ओवर AB इक्वल्स टू AB ओवर BC। ठीक है, AB क्या है अपने पास, आधार, ओवर BC क्या है, लंब। इतना समझ में आ गया ना। यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है, जो एंगल A का कोसेकेंट था ये एंगल A के साइन के रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। ठीक है, बिकॉज एंगल A का साइन L ओवर K था और एंगल A का कोसेकेंट K ओवर L है, L ओवर K ओवर L। एंगल A का जो कोसाइन था वो A ओवर K है, तो एंगल A का जो सेकंड है वो K ओवर A है। ये इसका रेसिप्रोकल है। ये सारे के सारे ना इन तीनों के रेसिप्रोकल हैं। ये साइन का रेसिप्रोकल है, एंगल A का सेकंड एंगल A के कोसाइन का रेसिप्रोकल है, और एंगल A का जो टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, वो एंगल A का टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। इतनी सी बात है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब हम नेक्स्ट की तरफ को बढ़ते हैं। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, एंगल A का टेंजेंट इक्वल्स टू एंगल A की सम्मुख भुजा डिवाइडेड बाय एंगल A की संलग्न भुजा। ठीक है, इक्वल्स टू BC ओवर AB इक्वल्स टू लंब बटे आधार। ठीक है, एंगल A का टेंजेंट एंगल A की सम्मुख भुजा एंगल A की संलग्न भुजा BC ओवर AB L ओवर A। अगर मैं
अगर मैं एंगल ए का साइन ओवर एंगल ए का कोसाइन इन दोनों को डिवाइड करूँ ना, एंगल ए का साइन क्या है एल ओवर के, और एंगल ए का कोसाइन क्या है ए ओवर के एल इंटू के ओवर के इंटू ए, के से के कैंसिल, एल ओवर ए, ये दोनों इक्वल आ गए ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो एंगल ए का टेंजेंट है, एंगल ए का टेंजेंट इक्वल टू एंगल ए का साइन ओवर एंगल ए का कोसाइन। कर सकता हूँ ना ऐसा। सिमिलरली आप ये करके देखना, एंगल ए का कोटेंजेंट इक्वल्स टू एंगल ए का कोसाइन ओवर एंगल ए का साइन। ऐसा क्यों होता है? देखो, एंगल ए का टेंजेंट एंगल ए का साइन एंगल ए का कोसाइन है। हाँ, इधर करता हूँ, ठीक है। जो कोटेंजेंट होता है एंगल ए का, जो कोटेंजेंट होगा वो एंगल ए का टेंजेंट, इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। 1 ओवर एंगल ए का टेंजेंट क्या होता है? एंगल ए का टेंजेंट एंगल ए का साइन, एंगल ए का साइन ओवर एंगल ए का कोसाइन। अब ये इधर से ले जाएगा तो फिर ये एंगल ए का कोसाइन ओवर एंगल ए का साइन, ठीक है। इतना समझ में आया ना। अब हम थोड़ा नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ से देखो थोड़ा सा, ऊपर परिभाषित किए गए अनुपातों को संक्षेप में क्रमशः साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए लिखा जाता है। जैसे हमने देखा था एंगल ए का जो साइन था उसे हम संक्षेप में साइन ए लिखेंगे, ठीक है। एंगल ए के साइन को साइन ए लिखेंगे, एंगल ए के कोसाइन को कॉस ए, ठीक है। एंगल ए के टेंजेंट को टेन ए, ठीक है, ठीक है। एंगल ए के कोसेकेंड को कॉसेक ए, ठीक है। एंगल ए के सेकेंड को सेक ए, ठीक। और एंगल ए के कोटेंजेंट को कॉट ए, ठीक, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए, अनुपात कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए अनुपातों साइन ए, कॉस ए, टेन ए के क्रमशः व्युत्क्रम होते हैं। ये जो कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए हैं, ये इन अनुपातों के व्युत्क्रम होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो कॉसेक ए है ये 1 ओवर साइन ए। हमने देखा था ना, जो कोसेकेंड एंगल ए का कोसेकेंड था वो 1 ओवर एंगल ए का साइन था। तो यहाँ से संक्षेप में कॉसेक ए 1 ओवर साइन ए होगा। जो सेक ए है ये 1 ओवर कॉस ए, ठीक। और जो कॉट ए है वो 1 ओवर टेन ए होगा, ठीक है। और अब हमने ये भी देखा था ना, एंगल ए का जो साइन था, अब मैं लिख सकता हूँ ना साइन ए इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण, बिकॉज एंगल ए का साइन लंब बटे कर्ण था। तो अब मैं संक्षेप में साइन ए एल ओवर के लिख सकता हूँ, कॉस ए आधार बटे कर्ण, और जो टेन ए है लंब बटे आधार, ठीक है। यहाँ से एक ट्रिक है इसको याद करने की,
ट्रिक इस प्रकार है, LAL/KKA। लंगड़ा आम लंगड़ा कहते कहते आया, ये साइन ए, ये कॉस ए और ये टेन ए, मतलब ये साइन ए L/K लंब बट्टेकर्ण, ये कॉस ए और ये टेन ए। ठीक है, सेम इसका रेसिप्रोकल कॉसेक ए सेक ए कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने जो रिलेशन फाइंड करा था टेन ए इक्वल्स टू साइन ए ओवर कॉस ए होगा। ठीक है, हमने एंगल ए का टेन, एंगल ए का साइन, एंगल ए का कोसाइन निकाला था ना, संक्षेप में टेन ए इक्वल्स टू साइन ए ओवर कॉस ए हो जाएगा, सिंपल। और जो कॉट ए है ये कॉस ए ओवर साइन ए होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया ना। अब हम नेक्स्ट की तरफ को बढ़ते हैं। अब देखो साइन ए या फिर कॉस ए या फिर टेन ए स्क्वायर, इसको साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए लिखा जाता है। कॉसेक ए स्क्वायर, सेक ए स्क्वायर या फिर कॉट ए स्क्वायर को भी कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए लिखा जाएगा। ठीक है, साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए लिखा जाएगा, कॉस स्क्वायर ए लिखा जाएगा, टेन स्क्वायर ए लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें पता है, क्या पता है, जो कॉसेक ए होता है 1/sin ए होता है। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने सीखा था a रेज टू द पावर -m ओवर a रेज टू द पावर m, या फिर a रेज टू द 1/1 a रेज टू द पावर m इक्वल्स टू a -m होता है। ठीक है, यहाँ पर कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 इंटू साइन ए -1 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज 1/sin ए, 1/sin ए, साइन ए का एक्सपोनेंट -1, मतलब कॉसेक ए इक्वल्स टू साइन ए -1 एक्सपोनेंट। आप इसको ऐसा मत लिख देना साइन इनवर्स ए, इसका मीनिंग अलग होता है, ये हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। साइन इनवर्स ए का मतलब अलग होता है, कॉसेक ए साइन 1/sin ए होता है, मतलब साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, तो फिर ये साइन ए का एक्सपोनेंट हो जाएगा -1, ये ऐसा नहीं होगा साइन इनवर्स ए। ठीक है, आप इसको देख के यहाँ पर साइन इनवर्स ए मत कर देना, बिकॉज इसका मीनिंग अलग होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। एक और टॉपिक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बताना बहुत ज़रूरी है। देखो थोड़ा अनुपात के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, रेशियो के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फिर एंड करते हैं इसको। थोड़ा सा रेशियो के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आया ना, तो फिर बार बार आपके समझ में नहीं आएगा। अगर हम आगे फिर रेशियो की वैल्यू गिवन रहेंगी। ठीक है, साइन ए इक्वल्स टू 2/3, इसके साथ डील करना होगा, तो फिर वहाँ पर एक के से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, आपके समझ में नहीं आएगा। तो फिर उसको, इस एक्सरसाइज को करने से पहले इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। वैसे तो ये टॉपिक आपको अनुपात वाले चैप्टर में क्लियर हो जाना चाहिए था, बट कोई नहीं, हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे कहूँ सांप की लंबाई 10 मीटर और मगरमच्छ की लंबाई बराबर 4 मीटर, नॉट 40। ठीक है, इन दोनों के बीच अनुपात निकालो। अनुपात, अगर मैं सांप की लंबाई को SL और मगरमच्छ की लंबाई को ML से रिप्रेजेंट करूं, तो हमें SL रेशियो ML फाइंड करना है। SL 10 मीटर, रेशियो 4 मीटर।
इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 इक्वल्स टू 5:2। ठीक है, तो यहाँ से SL ओवर ML 5/2। ठीक है, ये इन दोनों का रेशियो है। ठीक, यहाँ पर SL और ML में रेशियो है 5:2। ठीक है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, SL रेशियो ML इक्वल्स टू 5:2 है, तो सांप और मगरमच्छ की लंबाई क्या होगी? आप फाइंड कर पाओगे? अगर मैं आपको रेशियो की वैल्यू दे दूं, आप सांप और मगरमच्छ की लंबाई निकाल पाओगे? ठीक है, देखो SL ओवर ML है 5/2। क्या SL इक्वल्स टू 5 ML इक्वल्स टू 2 होगा? क्या सांप की लंबाई 5 मीटर और ML की लंबाई 2 मीटर होगी? मगरमच्छ की लंबाई 2 मीटर होगी? नहीं होगी ना, ये तो रेशियो की वैल्यू है। एग्जैक्ट लंबाई तो 10 मीटर और 4 मीटर है ना। मतलब अगर हमें रेशियो की वैल्यू गिवन रहती हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहती हैं, वो तो कुछ कट करके निकाली जाते हैं। देखो SL ओवर ML 10/4 था, 2 × 5, 2 × 2 लिख सकता हूँ मैं इसको। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 5/2, ये वाला 5/2 है, यहाँ से 2 2 तो कैंसिल कर दिया। एक नंबर 2 था जो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा था। अगर मैं यहाँ 2 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना, SL इक्वल्स टू 5 × 2 और ML इक्वल्स टू 5 × 2 इक्वल्स टू ये 10, ये 2 × 2, ये 4 मीटर। अब इनकी एग्जैक्ट लंबाई पता चलेगी ना। इस केस में तो हमें पता था इनकी एग्जैक्ट लंबाई, तब हमने 2 से मल्टीप्लाई करा। अगर हमें खाली रेशियो गिवन रहते, अगर मैं आपसे कहूँ, एक क्वेश्चन करूँ, SL रेशियो ML, ये दूसरा सांप और दूसरा मगरमच्छ है, इनका जो रेशियो में 2:4 है, इनकी एग्जैक्ट लंबाई पता करो। आप वो नंबर पता कर पाओगे जो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि अगर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 × 2 ये 4 SL और ML 2 × 4 इक्वल्स टू 8। अब भी ये अभी भी एग्जैक्ट रेशियो में नहीं है, 1:2 है। ठीक है, 1:2 है। अब भी तो ये SL रेशियो ML इक्वल्स टू 4:8 इक्वल्स टू 1:2। ठीक है, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, SL इक्वल्स टू 3 × 2, ML इक्वल्स टू 3 × 4 6, 12, 6/12, 1:2। अब भी तो 1, मैं 2 से कर रहा हूँ तब भी 1:2 आ रहा है, 3 से कर रहा हूँ तब भी 1:2 आ रहा है। हम नहीं कर सकते ना। अगर हमें रेशियो की वैल्यू गिवन होगी तो हम एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज एक ऐसा नंबर होता है दोनों में जो कैंसिल हो चुका होता है। ठीक है, तो हम इस केस में एक ऐसा नंबर k मान लेते हैं जो दोनों में पहले कैंसिल हो चुका है। तो फिर मैं यहाँ से अगर SL ओवर ML इक्वल्स टू 5/2, तो मैं SL को 5k मान सकता हूँ और ML को 2k मान सकता हूँ। k एक ऐसा नंबर था और हमें पता नहीं है ना ये 2 है 3 है, 2 रख रहे हैं तब भी सही आ रहा है, 3 रख रहे हैं तब भी सही आ रहा है, 4 रख रहे हैं तब भी सही आएगा। एक्चुअल में वो नंबर हमें पता नहीं रहता है तो हम उसको k मान लेते हैं। तो अब मान लेते हैं जो सांप की लंबाई 5k है और ML की लंबाई 2k है। ठीक है।